नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो टेक्स्ट बुक और एचएन पब्लिकेशन की तरफ से 4000 क्वेश्चंस जिसमें जीके के सारे सवाल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस वगैरह, तो ये इंपॉर्टेंट 4000 क्वेश्चंस हैं, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। इस बुक्स में से साइंस स्पेशल 1000 क्वेश्चंस यहाँ पर विज्ञान के सवाल हैं। तो विज्ञान के सवाल में अब तक 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उन 15 पार्ट में बायोलॉजी के आपने लगभग 450 क्वेश्चंस देखे, 250 सवाल आपने केमिस्ट्री के देखे। अभी 250 के आसपास सवाल यहाँ पर फिजिक्स के, जिसमें से फिजिक्स के अभी यहाँ पर 168 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दो पार्ट में, एक आज ही 16 पार्ट, एक और पार्ट आएगा जिसमें सारे यानी कह सकते हो फिजिक्स के सवाल कंप्लीट हो गएंगे। साथ ही साथ 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी कंप्लीट होने वाली है। बाकी इस बुक्स को आप अमेजन से बाई कर सकते हो। जो ये स्मार्ट बुक हैं, फिजिकल बुक्स को आप अमेजन से बाई कर सकते हो। बेस्ट बाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल से कंटिन्यू कर देते हैं। फिजिक्स के सवाल नंबर 166 से आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है। स्पेशल ग्रुप डी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट लगेगी आप 17 अगस्त से पहले। तो ये मॉक टेस्ट लगाने से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और जो भी सब्जेक्ट वीक है, समय रहते उसको बूस्ट कर सकते हो। अभी ईयरली टेस्ट बुक पास की फ्लैश सेल के तहत आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 125 रुपये का डिस्काउंट लेकर 374 रुपये में ये ईयरली टेस्ट बुक पास है। इसमें रेलवे नहीं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो स्मार्ट बुक क्यों है, ये आपने प्रीवियस पार्ट देखे तो आपको पता चल गया है। प्रत्येक सवाल का यहाँ पर टीटी दिया रहता है। नहीं, इस सवाल को इस सेकंड या फिर इतने मिनट के भीतर आंसर करना है। स्पेशल आपके मैथ्स वगैरह वाले सवाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से। ये टीटी जो भी मैक्सिमम कैंडिडेट टेस्ट बुक और मॉक टेस्ट लगाते हैं उन्हीं से आया है। तो सवाल इससे पहले 166 वाला सवाल जो पूछा गया था, तो उसमें सवाल था कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करने वाला कारक कौन सा। ये ऑप्शन है, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करने वाले कारक सतह क्षेत्रफल, तापमान, द्रव्यमान, घनत्व। तो यहाँ पर द्रव्यमान करेक्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर है ना, वो द्रव्यमान पर डिपेंड है ही नहीं। वाष्पीकरण है सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वाष्पीकरण होता क्या है, डायरेक्ट ही आपके लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और तापमान है, तापमान पर डिपेंड करता ही है किस स्पीड से होगा वाष्पीकरण। घनत्व है, जल के आपस में अणु हैं वो किस घनत्व में है, उनके मध्य बॉन्डिंग वगैरह, ये सभी डिपेंड करता है। उसका द्रव्यमान क्या है, केवल द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं है, साथ ही साथ उसका आयतन और द्रव्यमान दोनों होगा तो वो घनत्व के रूप में आप ले सकते हो। और इसका आंसर आपकी 166 का डी हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। तो ये स्मार्ट आंसर की हैं। जो भी कैंडिडेट करेक्ट करते हैं उनका डाटा साथ में आपको मिलता है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हवा की गति है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। हवा की गति और डायरेक्शन है वो निर्धारित की जाती है एनीमोमीटर से। स्पीडोमीटर है, सभी को पता ही होगा, वाहन की तात्कालिक गति को बताता है। और एरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर का कार्य है जैसे कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम रहता है ना उसका विश्लेषण करता है ये एक तरीके से। तो 167 का कितने कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, तो 56% कैंडिडेट ने इस सवाल का आंसर सही किया, 5% ने छोड़ा, बाकी ने गलत किया होगा। जब कोई वस्तु गर्म होती है तो वस्तु के अणु क्या हो जाएंगे। वस्तु गर्म होगी तो वस्तु के अणु तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जब कोई वस्तु गर्म होगी यानी ऊष्मा लेगी वस्तु, तो ऊष्मा लेने पर, ऊष्मा क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप भी होता है। जब ऊष्मा को किसी वस्तु पर लागू किया जाता है, गर्म होगी, तो वस्तु के अणुओं में क्या है, ऊर्जा मिल जाएगी एक तरीके से। उनके मध्य कंपन स्टार्ट हो जाएगा, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो उनका विस्तार हो जाएगा वस्तु का एक तरीके से तेजी से आगे बढ़ने से। ऑप्शन बी करेक्ट 168 का, जो कि सभी 95% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। एक संवाहक, संवाहक क्या होता है, कंडक्टर होता है, चालक आप कह सकते हो। संवाहक, चालक, कंडक्टर, इसका प्रतिरोध है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए प्रतिरोध होता है R बराबर रो यानी प्रतिरोधकता बटा उसकी लंबाई और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, तो A। अब यहाँ पर पूछा है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख रहे हो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई और प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है R प्रतिरोध, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे कि किसी तार का एरिया, अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल है वायर का, ये वाला जहाँ से कट कर रहे हो, ये क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अनुप्रस्थ जितनी तार इस प्रकार मोटाई में रहेगी तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये R है प्रतिरोध, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बिल्कुल छोटी पतली तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को। तो सहवाग का प्रतिरोध है वो उसके लंबाई के समानुपाती, तापमान है इसके भी समानुपाती हैं।
यानी तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, प्रतिरोधकता यानी रो का मान बढ़ता है, सो यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई प्रतिरोध के भी अनुपातिक है। और अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर 169 का डी किया है 85% कैंडिडेट ने। परिनालिका सोलेनॉइड है, तो परिनालिका होती क्या है, जो कोइल होती है ना 3D कोइल आप इस प्रकार स्प्रिंग के रूप में रहेगी, तो वो परिनालिका है। तो परिनालिका के अंदर, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है ना वो यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है, एक समान रहेगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान रहेगा। और अगला सवाल लिख लेते हैं यहाँ पर, सवाल नंबर 171। फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर काम करता है। फाउंटेन पेन है, धीरे धीरे से आती हैं, तो वो केशिकत्व वाला सिद्धांत है। अब केशिकत्व क्या होता है, कैपिलरी है, इसमें भी दो टाइप से, कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी फॉल होता है। अब देखिए केशिकत्व होता है क्या, जैसे मैंने एक लिक्विड लिया, अलग अलग लिक्विड में अलग अलग ये केशिकत्व रहता है। कोई भी जैसे जल ले लिया, तो लिक्विड में यदि आपको ट्यूब है वो डुबोएंगे, परिनालिका आप कह सकते हो, तो उस ट्यूब को लिक्विड में डालेंगे, जो खुली हुई एक छोटा सा छिद्र है ट्यूब में, जो कि बहुत पतली ट्यूब है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो दो गुण हो सकते हैं यहाँ पर लिक्विड के अकॉर्डिंग, या तो पानी है इसके ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ तक आ गया इसमें पानी, यहाँ से नीचे से, वो केशिकत्व के कारण। या फिर क्या होगा, पानी है वो नीचे आ जाएगा, यानी क्या होगा, जो वाटर का लेवल है, आपने जो ट्यूब डुबोई है यहाँ पर ज़्यादा रहेगा और इसमें यहाँ तक ही वाटर है, यानी नीचे आ गया या फिर ऊपर चला गया। तो ये कारण है, या तो आप कैपिलरी राइज कह सकते हो, पानी ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, केशिकत्व के कारण ही होता है, जैसे कि फाउंटेन पेन में है, इसी सिद्धांत पर काम करता है ये। 171 का बी करेक्ट है, 85% कैंडिडेट ने किया है। तो ये जो डाटा आया है, जो मॉक टेस्ट स्टूडेंट आप लगाते हो, वहीं से जो एवरेज कैंडिडेट है, ज़्यादातर कैंडिडेट ने उस सवाल को जो अटेम्प्ट किया है, तो जो सवाल कैंडिडेट ने देखा है, जितने भी कैंडिडेट लाख कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो उनमें से 85% कैंडिडेट ने इस सवाल को क्या किया, सही किया है। 3% ने उसको छोड़ा है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई और विमीय सूत्र क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का आपको पूछा है। चुंबकीय फ्लक्स हैं जो आप फाई से इस प्रकार डिनोट करते हो। तो ये होता क्या है, जो एक कोई भी क्षेत्रफल आपको दे दिया, तो दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का बी कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो, तो कोई एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही एक तरीके से चुंबकीय फ्लक्स है, जिसकी इकाई वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला होती है, और चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। इसका विमीय सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 172 का बी, यानी M1L2T-2A-1 है। अब विमीय सूत्र आया कहाँ से, तो मैंने बताया चुंबकीय फ्लक्स फाई है, इसका फॉर्मूला होता है बी, जो उसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कह सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र बी कह सकते हो, इसके मल्टीप्लाई में रहता है ए, तो बी ए हो जाएगा। अब बी क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका फॉर्मूला अलग रहता है, जहाँ से पहले तो आपको बी की विमा निकालनी पड़ेगी। अब क्षेत्रफल की विमा तो आप कह सकते हो एल स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर है। तो यहाँ पर बी की विमा आप किस प्रकार निकालेंगे, बी है चुंबकीय क्षेत्र है, जिसका फॉर्मूला रहता है, बी का क्या रहता है, जो बल रहता है ना, एक F बराबर क्यू वी बी, हाँ यहाँ से हो जाएगा। अब B बराबर हो जाएगा F बटा क्यू वी हो जाएगा। अब F है, F की विमा बल की आपको पता है 112 है, माइनस में M1L1T-2 है, और Q आवेश की विमा क्या हो जाएगी, आवेश क्या होता है, धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर है वो धारा हो जाएगी, या फिर आवेश हो जाएगा, धारा है I और इसका गुणनफल T, IT हो जाएगा, I धारा है ना, तो एम्पियर में है, इसका विमा में A लेते हैं उसको, A गुणा T हो जाएगा Q का, और V क्या हो जाएगा, तो V यहाँ पर आपके एक तरीके से वेग कह सकते हो। तो वेग का विमीय सूत्र क्या, वेग होता है क्या है, दूरी बटा समय है, दूरी का आप कहेंगे L, समय का कहेंगे T-1, तो इसको गुणा करेंगे L-T-1 से, यानी 80 गुणा L-T-1 ऊपर M1L1T-2 है। तो ये आपस में आप यदि करेंगे इसका कैलकुलेशन, तो B का जो विमीय सूत्र आ जाएगा M1T-2A-1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है L स्क्वायर से। L स्क्वायर कहाँ से आया, जो A है एरिया का, B का A से आप L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ML2T-2A-1। तो ये दो फॉर्मूले से आपका व्युत्पत्ति हुआ है। तो 172 का बी है, 96% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। एक और न्यूमेरिकल 250 वाट का विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है, तो प्रत्येक दिन कितनी बिजली है उसकी खपत हो रही है। अब यूनिट है, एक यूनिट किसके इक्वल होता है मैं बात करूं, वैसे यहाँ पर किलोवाट घंटा में है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर बिजली की खपत आपकी यूनिट में रहती है इकाई।
तो 1 किलोवाट आवर में रहती है, तो प्रत्येक दिन कितनी बिजली, किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा में आप कन्वर्ट कर दीजिए, किलोवाट कितना है 2050 वाट में किलोवाट कितना होगा, 2050 बटा 1000 से आप भाग देंगे 0.250 हो जाएगा। तो 0.250 किलोवाट है और कितने किलोवाट घंटा, अब किलोवाट घंटा कितना 10 घंटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 2.50 किलोवाट घंटा है। तो 2.5 किलोवाट घंटा बिजली की खपत हुई 173 का डी करेक्ट है। या फिर आप कह सकते हो 2.5 यूनिट बिजली की खपत हुई है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, 2.5 यूनिट किलोवाट घंटा यानी 2.5 यूनिट बिजली। अगला सवाल देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का आयामी सूत्र है। सेम सवाल आपके जो पूछा है चुंबकीय फ्लक्स का M1L2T-2A-1 याद रखना है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसके अवधारणा का परिचय देता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही है क्या, दूसरा नियम कहता है संवेग परिवर्तन की दर है ना, वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या है जो पी डेल्टा पी कहेंगे, उसके परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या बल होता है संवेग परिवर्तन यानी m डेल वी बटा डेल्टा टी, ये हो जाएगा a, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर त्वरण है यानी एम ए। एफ बराबर एम ए ही न्यूटन गति का दूसरा नियम है। एफ बराबर एम ए न्यूटन गति का दूसरा नियम है। दूसरा नियम एफ यानी बल का परिचय देता है, संवेग परिवर्तन की दर है वो एक तरीके से लगाई गई बल के समानुपाती, या फिर एफ बराबर एम ही न्यूटन गति का दूसरा नियम है। 175 का एक करेक्ट है, 98% कैंडिडेट ने किया है। ट्रांसफार्मर के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कल भी मैंने जो इससे पहले वाले पार्ट 15 में ट्रांसफार्मर का बताया था इसका क्या कार्य रहता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी में बदलाव नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी में बदलाव किए बिना एसी करंट है ना उसकी वोल्टेज को अप कर सकता है या फिर डाउन कर सकता है। यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करंट को, आपको पहले एक सर्किट में करंट आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और उसको आपको वोल्टेज कम करना है, यानी दूसरे सर्किट में एक से दूसरे सर्किट में करंट है वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से जाती है, वोल्टेज कम या ज़्यादा करने का, ये नियंत्रण करने का काम कर देगा ट्रांसफार्मर। और एसी करंट रहेगी क्योंकि इसमें दो कोयल लगी रहती हैं, एक जो प्राइमरी कोयल है और एक सेकेंडरी कोयल है, दो कोयल रहेगी। एक कोयल में यदि करंट आ रहा है, प्राइमरी कोयल में आ रहा है और सेकेंडरी कोयल में किस प्रकार करंट भेजेगा तो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। यदि प्राइमरी कोयल में घुमावों की संख्या, जो ये घुमावों की संख्या है ये सेकेंडरी कोयल में घुमावों की संख्या से कम है, प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा घुमाव है। प्राइमरी में कम है घुमावों की संख्या, सेकेंडरी में ज़्यादा है, इसका मतलब आपको क्या वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, सेकेंडरी में ज़्यादा धारा चाहिए, यानी वोल्टेज कम को ज़्यादा में स्टेप अप करना है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कोयल में जो घुमाव है फेरों की संख्या कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा। इसका उल्टा स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज कम करना है तो प्राथमिक कोयल में घुमाव की संख्या द्वितीय कोयल से घुमाव की संख्या से अधिक होगी, प्राइमरी में अधिक है द्वितीय में कम है तो यहाँ पर कम वोल्टेज जाएगा। तो ये काम करता है ट्रांसफार्मर एक तरीके से वोल्टेज अप डाउन करने में फ्रीक्वेंसी चेंज किए बगैर। तो इसका सिद्धांत प्रेरण है बिल्कुल ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यानी अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। जो यहाँ पर जो धारा देंगे करंट देंगे तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके पास वाली जो कुंडली है इसी चुंबकीय क्षेत्र को एसी करंट से उत्पन्न हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है तो पास वाली कुंडली में क्या उत्पन्न होगी, एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पर धारा उत्पन्न हो जाएगी इसको कम ज़्यादा करने से। तो यही आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर जो अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है, इससे भिन्न क्षमता की आवश्यकता रहती है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है या नष्ट होती है। ऊर्जा का इसमें कोई मतलब नहीं, ट्रांसफार्मर ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता बल्कि एक स्थिर ये उपकरण आप कह सकते हो। इसके घुमाव की संख्या के आधार पर प्रदर्शन होता है, बिल्कुल बहुत बता दिया मैंने आपको। एक है ब्लड, एक है पानी, इनकी जो विस्कोसिटी श्यानता के बीच में क्या संबंध है ब्लड और पानी में, आपको पता है। पानी है ना वो इसका बहाव बहुत तेज़ होता है, ब्लड का इतना नहीं होता है क्योंकि थोड़ा गाढ़ा डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो रक्त और पानी की श्यानता के बीच में क्या संबंध है। अब श्यानता की डेफिनेशन यदि आपको पता है इजीली इसका आंसर कर सकते हो। श्यानता यानी विरोध करना, प्रवाह का विरोध करना एक तरीके से। तो श्यानता प्रवाह के प्रतिरोध का एक माप है, यानी तरल पदार्थों की परतों के बीच में जो आंतरिक घर्षण के कारण श्यानता रहती है, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा प्रवाह का उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा। तो आप कहेंगे भाई जो रक्त हैं, जो ब्लड हैं, उसका तो बहुत कम बहाव रहता है, धीरे धीरे चलता है क्योंकि इनकी परतों के मध्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध यानी श्यानता भी ज़्यादा है। तो श्यानता के बीच में क्या संबंध है, आप कहेंगे रक्त पानी की तुलना में अधिक श्यान है, अधिक डेंस है। तो सी करेक्ट 177 का, जो कि 79% कैंडिडेट ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवरक्त विकिरण को मापता है। अवरक्त विकिरण को मापने का, वैसे विकिरण मापने के लिए गाइगर काउंटर आपको उपकरण पता होगा, गीगर मूलर जो गाइगर काउंटर है वो
क्या करता है, विकिरण को मापता है। अवरक्त विकिरण मापी आप कह सकते हो, ईजी जो दे रखा है इन्होंने 178 का डी करेक्ट है विकिरण मापी। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का, प्रकाश की तीव्रता है लक्स मीटर से मापी जाती है। किससे, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता है। अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई को मापने का उपकरण है। मैनोमीटर क्या है, गैस के दबाव को मापने का उपकरण है। और ये होता है वैसे इंक्लिनोमीटर, झुकाव को मापने के लिए, कितना झुकाव स्लोप, इंक्लिनोमीटर। 179 का एक करेक्ट है, जो कि 82% ने किया है, 5 ने छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है। अब ऊष्मा है उसको विद्युत ऊर्जा में ताप विद्युत जनरेटर। अब ताप विद्युत जनरेटर को आप सीबेक जनरेटर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सीबेक जनरेटर। सीबेक जनरेटर है जो ताप विद्युत जनरेटर, एक प्रकार का जनरेटर है जो विभिन्न तारों के जंक्शन पर सीधे ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में ताप विद्युत जनरेटर सीबेक जनरेटर 180 का एक करेक्ट है। इसे एक प्रभावी कहते हैं, सीबेक इफेक्ट आप कह सकते हो। नेक्स्ट वाला लिखते हैं यहाँ पर 180 का ए। जेट प्लेन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो सिद्धांत यहाँ पर निकल के आते हैं जेट प्लेन में। एक तो जो संरक्षण वाला है, जो लीनियर मोमेंटम आप कहेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर भी जेट विमान कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगता है, यानी तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया, जितनी प्रतिक्रिया हो रही है उसकी विपरीत प्रतिक्रिया में ऊपर चला जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। और काफ़ी बार कंजर्वेशन से आ जाता है। जेट जो प्लेन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कंजर्वेशन पर है, तो ये संरक्षण है मोमेंटम का, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल लिखते हैं, ध्वनि में सबसे तेज गति, ध्वनि है वो सबसे तेज गति से यात्रा करती है, किससे, किसमें। अब ध्वनि की गति आपको पता ठोस में सर्वाधिक रहती है, ठोस के बाद लिक्विड में रहेगी, उसके बाद गैसेज में रहेगी। ठोस इसमें क्या, स्टील ठोस है तो इसमें गति सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पानी लिक्विड है, फिर गैस हवा है, निर्वात में तो नहीं होगी। आयामों के स्वतंत्र प्रवास का सिद्धांत कौन सा है, तो ये सिद्धांत है कोलोराउस। सवाल है कि कोलोराउस सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या रहता है, आप काफ़ी वगैरह सेल वगैरह बैटरी वगैरह है उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और इसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जहाँ से करंट है वो चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी रहती है इसकी भूमिका। तो यही जो इलेक्ट्रोलाइट एक जो केमिकल रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर चालकता को इलेक्ट्रोलाइट के ऋणायन और धनायन के व्यक्तिगत योगदान के योग हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट हैं जो भी इसके अंदर केमिकल हैं, लिक्विड हैं, वो उसकी जो मोलर चालकता रहेगी ना, वो उस इलेक्ट्रोलाइट के ऋणायन और धनायन का जो योगदान है उसका योग रहेगी, वो उसकी मोलर चालकता। ये कहता है कोलोराउस का सिद्धांत। 183 का बी करेक्ट किया है, 90%। कौन ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग में क्या है, आयाम होता है, बिल्कुल कितनी एक तरीके से ध्वनि तरंग हैं, उसके आवाज़ की ऊंचाई आप कह सकते हो, या फिर जो माध्यम के कण रहते हैं ध्वनि तरंग में, कि माध्यम के कण कंपन करते हैं ना, माध्यम के कण किस सीमा तक विस्थापित होते हैं, कहाँ तक विस्थापित हो रहे हैं, वो उसका आयाम है। तरंग दैर्ध्य है, एक तरंग में दो समान बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो उसकी वेवलेंथ है। आवृत्ति है नहीं, एक सेकेंड में एक बिंदु से गुजरने वाली जो तरंगों की संख्या ही उसकी आवृत्ति हो जाएगी। तो ये सभी रहते हैं प्रकृति को छोड़कर ध्वनि की तरंग की विशेषता में। 184 का बी करेक्ट है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है, अब आग लग जाती है उसमें अलार्म बजती है, आग लगने पर संकेत देती हैं, तो वो धुएं का पता लगाने के लिए उसमें क्या रहता है, प्रकाश सेल रहता है, धुएं को डिटेक्ट कर देती, तो उनको लगता है लाइट से, प्रकाश सेल से। 185 का एक करेक्ट है। पानी की एक बड़ी बूंद छोटी बूंदों में टूट जाती है तो पृष्ठीय ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्र पर उतनी ही ज़्यादा पृष्ठीय ऊर्जा होगी। तो पृष्ठीय ऊर्जा, पानी की एक बड़ी बूंद है वो छोटी छोटी बूंद में विभक्त हो गई, बड़ी बूंद, तो यहाँ पर हो क्या है, बड़ी बूंद का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इतना सा हो रहा है, अब छोटी बूंद हो गई ना, इसके साथ अंदर का भी क्षेत्रफल कवर होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एक तरीके से बढ़ जाएगा। जितनी भी छोटी बूंदें हैं बड़ी बूंद से अलग हुई हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी का मिलाकर इनसे ज़्यादा हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा तो पृष्ठीय ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 186 का एक करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 4 स्टेटमेंट देखिएगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण है स्थिर अवस्था में, पहला ही गलत दे दिया इन्होंने। पदार्थ के कण है वो लगातार गति करते हैं, स्थिर अवस्था में नहीं होते हैं क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ कणों के बीच में रिक्त स्थान वैक्यूम भी होता है। तो तीनों गलत स्टेटमेंट सही है, पहले वाला गलत। 187 का एक गलत दे रखा है। हवा में ध्वनि के वेग से अधिक गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, हवा में ध्वनि के वेग से अधिक गति से यात्रा करने वाला पदार्थ जो ध्वनि के वेग से भी तेज गति से, अब आपने मैक स्पीड सुना होगा, मैक 1 जो ध्वनि की स्पीड है ना वो 1 मैक की रहती है। अब जो 1 मैक से ज़्यादा है ध्वनि की गति से तेज़ स्पीड है तो वो होगा आपके
प्राध्वनिक, प्राध्वनिक को आप सुपरसोनिक कह सकते हैं। एक हाइपरसोनिक होता है दोस्तों, हाइपरसोनिक में ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ होती है वो, और प्राध्वनिक है वो ध्वनि की स्पीड से जितना भी ज़्यादा है उसको प्राध्वनिक सुपरसोनिक कहेंगे। हवा में ध्वनि के वेग से अधिक गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को प्राध्वनिक कहा जाता है। प्रसर्वित तो क्या होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो ध्वनि। और बाकी में स्पीड ऑफ जो साउंड रहती हैं एयर में, जो साउंड की स्पीड क्या रहती है हवा में, अलग अलग टेम्परेचर पर डिपेंड है। जैसे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो स्पीड है हवा में वो 343 मीटर पर सेकेंड है। आप कहेंगे 0 डिग्री पर क्या होगी, 0 डिग्री पर वो 331 वाला 331 मीटर पर सेकेंड है। हाइपरसोनिक होती है 5 गुना ध्वनि के वेग से, 5 मैक होगा हाइपरसोनिक में। केल्विन में एक कमरे का मानक तापमान क्या होता है, कमरे का मानक तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो आप कहेंगे 27 डिग्री, शरीर का नहीं कमरे का 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में बदलना है तो 273.15 ऐड करेंगे तो 300 के आसपास आएगा। 300 केल्विन 189 का एक करेक्ट है। अगला सवाल, मूल दाब को मापने के लिए दाब मापी, भाई दाब है तो दाब मापी या फिर आप मैनोमीटर कह सकते हो इसको। और नेक्स्ट यहाँ पर रक्त दाब मापी की बात हो रही है तो ये तो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अगला सवाल लिखते हैं, आवेग की ऐसा इकाई क्या है, आवेग होता क्या है। आवेग होता है बल गुणा एक अत्यल्प समय में कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए, बहुत छोटा सा अत्यल्प समय में, तो वो हो बहुत कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो उसमें एक आवेग आप ला सकते हो दिमाग में। जैसे कि क्रिकेट आप खेल रहे हो, जैसे ही बॉल बल्ले से बॉल टकराने के बाद एक अल्प बहुत कम समय में आपने बैट से क्या किया, बॉल को तेज़ी से खेला, तो किस वेग किस आपने फोर्स से उसको आगे धकेला है, वो अत्यल्प समय में आपने जो बल अप्लाई किया है उस अत्यल्प समय में जो बल लगा है, यानी बल गुणा वो ही जिस समय वो बल जितना समय तक लगा है वो आपका आवेग है। क्या है, आवेग है। या फिर बोले तो संवेग में परिवर्तन जो हुआ है वही आवेग है। संवेग में परिवर्तन को आप आवेग कह सकते हो, या फिर बल गुणा जो अत्यल्प समय है एफ गुणा डेल्टा टी है, इन्हीं आप कहेंगे। एफ का है न्यूटन और टी है समय, न्यूटन सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड आवेग की ऐसा इकाई 191 का एक करेक्ट है। संधारित्र सी, आवेश क्यू, संभावित वेग वी आपके वोल्ट विभव हैं, तो इनके मध्य अंतर v और इनके मध्य रिलेशन q बराबर सी वी। ठीक है, इजी सवाल काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। q जो आवेश है वो आपके c और v के गुणनफल के इक्वल हो जाएगा। 192 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, क्वांटम सिद्धांत प्लैंक का है। नेक्स्ट प्लैंक इन्होंने दिया है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लैंक के द्वारा, यानी प्रकाश के जो क्वांटम सिद्धांत में कहा गया है कि सभी वस्तुएं जितनी भी वस्तुएं हैं वो विद्युत चुंबकीय की तरंगों का है, एक तरीके से विद्युत चुंबकीय की तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है। वो ये तरंगे हैं, ये जो भी वस्तु है उसमें परमाणु होंगे, अणु होंगे, उनमें पाए जाने वाले जो आवेश का दोलन रहेगा ना उससे ये तरंगे उत्पन्न होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ऊर्जा के रूप में ये उत्सर्जित करती हैं कोई भी वस्तु है। ये क्वांटम सिद्धांत कहता है, प्लैंक का सिद्धांत है। नेक्स्ट वाला, यदि तरल गिलास को गीला नहीं करता है तो इसका संपर्क कोण कितना होगा। कोई भी लिक्विड आप गिलास में डाल रहे हो और वो गिलास को गीला नहीं कर रहा है, इस केस में उसका संपर्क कोण है वो अधिक कोण होगा। अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, वो आपका अधिक कोण हो जाएगा। तो यदि कोई तरल गिलास को गीला नहीं करता तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तरल अणुओं की परस्पर क्रिया है वो तरल और ठोस अणु के बीच की परस्पर क्रिया से अधिक है। यानी जो लिक्विड जो भी आपने ग्लास में डाला है इनके अणु के मध्य जो परस्पर क्रिया ज़्यादा हो रही है लिक्विड और ग्लास के आपस में परस्पर क्रिया से, तो वो ज़्यादा हो रही है अधिक कोण के कारण। वहाँ पर एंगल कितना रहा, 90 और 120 के मध्य रहा है, तो वो सतह आदर नहीं हो सकती है। और इसमें ये दो बल आपको पता है, एक सहसंजक होता है, एक आसंजक। यानी सहसंजक बल है लिक्विड के मध्य का बल है, लिक्विड और ग्लास के मध्य के बल जो आसंजक बल से अधिक मजबूत है, तो बूंद यहाँ पर बूंद ही बनी रहेगी, इसकी चिपकेगी नहीं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है कि 10 की घात -27, ये घात पावर के रूप में, ठीक है। 10 की घात -6 दे रखा बारिश की बूंद का द्रव्यमान। ऑटोमोबाइल का 10 की घात 7 दे रखा है। सूर्य का द्रव्यमान 10 की घात 30 दे रखा है। तो आपको पूछा कौन सी जोड़ियाँ सही ढंग से मेल खाती हैं। अब प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप सभी को पता होगा 1.67 गुणा 10 की घात -23 kg होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 10 की घात -27 10 की घात -27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की बात करें लगे हाथ, तो वो होता है 9.109 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का वेट।
और बात करूँ यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य का वैसे होता है 1.969 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम। 10 की घात 30 सूर्य का करेक्ट है। बारिश का बूंद है, यहाँ पर औसत वेट की बात करूँ किलोग्राम में, वो तो लगभग होता है आपके 3 गुणा 10 की घात -5 kg, काफ़ी बार आता है। 10 की घात-6 kg इसके अप्रोक्स आप कहेंगे। ऑटोमोबाइल का 10 की घात 3 kg होता है, ना कि 7 kg। तो ये बेमेल है, बाकी 1 2 4 है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी 195 का। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी किस तरंग में है, ये इससे पहले वाले पार्ट में भी उन्होंने बताया आपको। गामा जो रेज होती है इनकी आवृत्ति सबसे अधिक है, इसका उल्टा इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, तो गामा रेज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, क्या फ्रीक्वेंसी अधिक है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसका उल्टा रेडियो वेव होती है ना, उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है रेडियो की, और उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होती है। तो जो क्रम रहता है गामा गामा में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक से कम की और रेडियो की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य उससे थोड़ी कम आवृत्ति की हो जाएगी। फिर वो दर्शय प्रकाश, यूवी रेज, एक्स रे और सबसे कम गामा की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लेवल 3 के सवाल कंटिन्यू हो रहे हैं। जो लास्ट वाले सवाल 197 से 250 तक हैं, तो कुछ सवाल ये देख लेते हैं फिर वीडियो एंड करते हैं। तो लेवल 3 के थोड़े टफ लेवल के सवाल, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा है ये कंट्रोल की जाएगी आपके आइरिस के द्वारा। अब आप नेत्र आप देखेंगे, वो सबसे पहले तो उसके बीच में एक ब्लैक रहेगा कलर में, जो ब्लैक वाला, और ब्लैक की चारों तरफ इस प्रकार थोड़ा कम ब्लैक रहेगा, इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद पूरा ये वाइट में नेत्र रहेगी जो लिक्विड है। अब जो ये सबसे ब्लैक वाला पार्ट है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, यानी बीच में सबसे ब्लैक है वो तो है पुतली है, और इसके थोड़ा ऊपर पुपिल है वो ढकी रहती है, वो आइरिस से रहती है। अब आइरिस क्या करेगा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आइरिस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और जो पुतली है, एक जो छोटा सा खाली स्थान आइरिस से घिरा हुआ रहता है, ये क्या करेगा, जब अंधेरा होगा तो पुतली अधिक प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देती है, और उजाला होगा तो पुतली अधिक प्रकाश को आंख में प्रवेश करने से रोकती है। तो ये आइरिस करेक्ट हो जाएगा 197 का। नेक्स्ट वाला देखते हैं, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण किस बिंदु पर नहीं है, बिल्कुल शून्य है। वैसे हकीकत में ऐसा बिंदु आपको अर्थ पर मिलेगा नहीं, ये पृथ्वी के ऊपर तो नहीं है, पृथ्वी के बीच में कहीं मिलेगा आपको, यानी पृथ्वी के केंद्र में है। पृथ्वी के केंद्र में जी है, गुरुत्वीय त्वरण बिल्कुल शून्य है, तो केंद्र में तो आप कैसे बीच में चले जाएंगे। तो पृथ्वी के केंद्र में जो पृथ्वी गोल है, इनके बीच में जाना है, कष्टकोर जो आता है ना, वहाँ पर ऊपर तो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, बिल्कुल सेंटर में आप चले जाएंगे। अब इससे पहले एक सवाल आया था, सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर होता है, सबसे कम कहाँ पर होता है। तो मैं बात करूं सबसे मिनिमम गुरुत्वाकर्षण आपको पृथ्वी पर ही बात करें, अधिक कम कहाँ मिलेगा, वो इक्वेटर पर मिलेगा, और सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण आपको ध्रुवों पर, पोल्स पर मिलने वाला है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसकी ये परावर्तक सतह है। अब गोलीय दर्पण को ये पूरा मैं बढ़ाऊंगा तब ये पूरा ये गोल बन जाएगा। तो परावर्तक सतह की व्यास, ये पूरी व्यास है, इस व्यास को अपर्चर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अपर्चर। तो ये अपर्चर हो जाएगा, इस व्यास को जो डायमीटर है ये अपर्चर कहा जाता है। और आप कहेंगे ये क्या है, जो ये मूल अक्ष है, तो ये जो अक्ष है ये पोल हो जाएगा, ध्रुव है, ठीक है। अब अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, एक स्काई डाइवर के बंद पैराशूट के साथ मुक्त रूप से गिरने पर जो अनुमानित आवधिक वेग है, कौन सा वेग आपको पूछ लिया है, टर्मिनल वेग पूछा है। जब पैराशूट नहीं खोला हो, डायरेक्टली वो फ्री फॉल कर रहा हो, बेली टू अर्थ वाली पोजीशन है, ऐसे इस प्रकार है, हॉरिजेंटल है, ना कि डायरेक्ट आ रहा सर के बल पे, ये इस प्रकार हॉरिजेंटल यदि फॉल कर रहा हो, तो पैराशूट न खुला तो वो 200 किलोमीटर पर घंटा के वेग से नीचे आ रहा होगा, 200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से फ्री फॉल करने के केस में इनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी आप कहेंगे 200 किलोमीटर पर घंटा है। अगला सवाल, एक थियोडोलाइट का उपयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है। थियोडोलाइट क्या होता है, आपने काफ़ी बार सड़क वगैरह पर इस प्रकार सिविल इंजीनियर रहते हैं, एक उपकरण दिया रहता है, वो खड़े खड़े देखते हैं। तो थियोडोलाइट है, वो कार्य रहता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतहों में कोण एंगल पता करने के लिए उपकरण है सिविल इंजीनियर के द्वारा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सतहों में कोण को मापने के लिए क्षैतिज भी माप सकता है और वर्टिकल ऊर्ध्वाधर भी वो कोण को मेजर कर सकता है। सर्वे वगैरह में काफ़ी उपयोग होता है। एक पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है। पेरिस्कोप का मतलब, यदि काफ़ी बार पनडुब्बियों वगैरह में इसका, जैसे आप पानी के भीतर हो, समुद्र में आप एक कहाँ पर हो, पनडुब्बी में पानी के भीतर हो, आपको बाहर का दृश्य देखना, कैसे देखेंगे, तो वहाँ पर पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। अंदर हो तो आप क्या करेंगे, पेरिस्कोप इस प्रकार की एक संरचना रहती है,
तो ये परावर्तन का काम किस प्रकार करती हैं, ये पानी के बाहर हैं, अंदर से आप देख रहे हो, आपकी आँख यहाँ पर है, अंदर से आप देख रहे हो, तो इसमें कुछ 45 डिग्री के एंगल पर मिरर रहेगा, यहाँ पर मिरर है, जो प्रकाश आएगा यहाँ से टकराएगा और यहाँ पर भी इस टाइप से एक मिरर यहाँ पर ये लगा देंगे, तो वापस टकरा के आपकी आंखों में आ जाएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये दिख रहा होगा परावर्तन की घटना के कारण, ठीक है। ये 45 डिग्री के एंगल पर रहता है, काफ़ी बार इसका एंगल पूछा जाता है पेरिस्कोप में। तो परावर्तन की घटना 202 का बी करेक्ट है, जो कि 56% कैंडिडेट ने करेक्ट किया है। उस तत्व का प्रतिरोध कितना होगा जो 6 सेकंड में 1200 जूल की ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो 4 एम्पियर की एक धारा इसके माध्यम से गुजरती है। अब यहाँ पर आपको दे क्या रखा है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड है, ठीक है। ऊष्मा कितनी है, 1200 जूल की ऊष्मा, हीट, ये 1200 जूल दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 एम्पियर की एक धारा I बराबर 4 एम्पियर की धारा से गुजरती है, तो प्रतिरोध R ज्ञात करना है। हीट बराबर वीट, इस प्रकार थोड़ा याद रखिएगा, हीट बराबर वीट, VIT, V क्या है, विभव है, I धारा है, T समय है। अब V आपको वैसे V तो नहीं दे रखा है, I दे रखा है। अब V बराबर IR ओम का नियम कहता है, तो इसको IR गुणा IT कह देंगे आप, या फिर H बराबर I स्क्वायर RT, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हो, हीट वीट याद रखना ईजी रहता है। H बराबर I स्क्वायर RT में H आपको दे रखा है 1200 जूल, कितनी ऊष्मा है 1200 जूल, बराबर I स्क्वायर, धारा कितनी है 4 एम्पियर, यानी 4 गुणा 4 16, R आपको पता नहीं है, ज्ञात करना। T कितना, 6 सेकंड, याद रखिएगा एक ही सिस्टम में हो, सेकंड, जूल, एम्पियर, ये SI यूनिट में है। तो R यहाँ से आप निकालेंगे, R बराबर 16 गुणा 6 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आप इजीली 6 दूनी 12, 200 भाग 16 करेंगे तो आपको 12.5 ओम मिल जाएगा। 203 का एक करेक्ट है, 12.5 ओम। अगला सवाल, वेग समय ग्राफ है, वेग और समय है तो दूरी को, विस्थापन को बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई को आधा किया जाता है तो इसका आवर्तकाल है। अब लोलक है, इसकी लंबाई है, ये पूरी लंबाई रहती है, इसके सामने स्थिति है, इसकी इर्द गिर्द है। एक आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ, ये एक बार जाने में कितना, यहाँ पर गया साम्य स्थिति से इस साइड गया, वापस इस साइड गया, दोबारा साम्य स्थिति में आया, तो कितना समय लगा, वो उसका आवर्तकाल है। अब ये लोलक की लंबाई यदि आप क्या करेंगे, आधा कर दें, लोलक की लंबाई को आधा कर दें, पहले लंबाई L थी तो फिर ये L/2 कर दें, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या है, T बराबर 2π√L/G रहता है गुरुत्वाकर्षण, और लंबाई पर डिपेंड करता है आवर्तकाल। तो यहाँ पर L आपको L/2 कर देनी, जो सेकेंड आवर्तकाल निकल के आएगा T डैश मानूँ, वो है 2π गुणा रूट L के स्थान पर आधी कर रहे हैं, L/2 आधी हो गई L के स्थान पर, नीचे G है ही है। तो इस पे आप क्या कर सकते हो, आप भाग दीजिए, जैसे कि मैं T/T कर देता हूँ, तो ये आप एक दूसरे की तुलना करने के लिए दोनों में भाग दे दिया, इस T डैश में T का भाग देंगे, तो यहाँ पर भी 2π√L/G है, तो 2π से 2π कट हो गया, एक साइड है √L/√2G है, सेकेंड यहाँ पर ऊपर आ जाएगा √G/√L, तो √L से √L चला जाएगा, और यहाँ पर √1/√2 हो जाएगा। तो आपको निकल के क्या आया, T डैश बराबर 1/√2 गुणा T आ गया, यानी जो सेकेंड आवर्तकाल है वो जो प्रथम आवर्तकाल है इसका क्या है, /√2 है, यानी कम है, भाग में आ रहा है, तो एक कारक 1/√2 से ये कम हो रहा, घट रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षी बल नहीं है। अब संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं भाई। संरक्षी बल की बात करूँ मैं, तो वैसे यहाँ पर घर्षण बल रहेगा जो गैर संरक्षी बल है। संरक्षी बल वह बल है जिसमें किसी वस्तु को ले जाने के समय जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। कोई भी वस्तु आप ले जा रहे हो तो किया गया कार्य उसकी पथ पर निर्भर नहीं करता। घर्षण बल में इन्वॉल्व रहता है पथ, जैसा कि घर्षण बल आप किए गए कार्य पर पथ पर निर्भर करेगा, तो घर्षण बल एक संरक्षी बल नहीं है, गैर संरक्षी है घर्षण बल। तो यहाँ पर क्या पूछा, कौन सा संरक्षी बल नहीं है, घर्षण बल। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तन का उदाहरण है। विवर्तन की बात हो रही है, डिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो विवर्तन कोई भी रुकावट से गुजरने पर प्रकाश, जैसे कि कोई बाधा आ गई प्रकाश के बीच में तो वो मुड़ जाएगा, किनारों से प्रकाश मुड़ जाता है, कोई बाधा आ जाती है तो वो होता है विवर्तन। आप क्या देखते हो विवर्तन की घटना, तो CD रहेगी, CD पर आप देखेंगे तो बिल्कुल चमकीले अलग अलग कलर दिखाई देंगे, लाल पीला नीला, यानी एक तरीके से इंद्रधनुष वाला पैटर्न आपको दिखाई देगा CD पर। इस प्रकार तिरछा वगैरह करने पर देखेंगे तो उसका कारण है वहाँ पर प्रकाश मुड़ रहा, बार बार CD पर विवर्तन हो रहा है। अब तारों की टिमटिमाहट है, ये किस घटना के कारण है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाहट है। आसमान का नीला रंग हो गया, यहाँ पर टिंडल प्रभाव, ये प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण होता है, और बाकी यहाँ पर CD वाला है विवर्तन के कारण। अब यहाँ पर लास्ट वाला देख लेते हैं
क्या होने पर कार्य होता है भाई? ऊर्जा होगी आपके अंदर, ऊर्जा रहेगी, क्षमता रहेगी, तभी तो आप कार्य करेंगी। तो ऊर्जा होने पर कार्य हो जाता है। ऊर्जा और कार्य की विमा आपकी एक ही है, यूनिट एक ही जूल है, तो ऊर्जा करेक्ट हो जाएगा 208 का, बी करेक्ट है। तो इस प्रकार आपने ये अभी 250 सवाल हैं, 208 तक सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी। और यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेक्स्ट बुक पर आप जरूर डेली मॉक टेस्ट लगेगा, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।